हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो ऑलरेडी चल रहा है, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric is placed between the plates of the capacitor। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसका डेरिवेशन एग्जाम में आने का काफी चांस होता है और इस पूरे चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट अगर थ्योरी का कोई क्वेश्चन, कोई डेरिवेशन आता है तो वो फर्स्ट नंबर पे यही आता है। तो ये है आपके सामने वो आर्टिकल जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको बड़ी तसल्ली से और बहुत ध्यान से समझें। मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं एक कैपेसिटर यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं बच्चों को। ये है आपका एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें ये दो लाइंस जो हैं वो दो प्लेट्स को शो कर रही हैं। मैंने पहले भी बताया हैं ये प्लेट्स, लेकिन इनका प्लेट्स का साइड पोज दिखने की वजह से, साइड व्यू दिखने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये दो लाइंस हैं। आपको मेटालिक शीट को सामने से देखेंगे तो वो फ्लैट सरफेस आपको दिखाई देगा, लेकिन उसको साइड से देखेंगे तो ऐसे शीट पतली सी लाइन की फॉर्म में दिखाई देती है। अब ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और फिलहाल इस पूरे इलाके में मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम है। प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। दोनों प्लेट्स का एरिया स्मॉल ए है। दोनों का सेम है और इस प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज स्टोर मान लिया जाता है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर मान लिया जाता है और इस प्लेट को आप अर्थ भी करते हो। अब एक चीज जो याद रखनी है आपको कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट कर चुके हो और उस फॉर्मूले को आपको यहां लिखना है। ये कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करा दिया गया है और डिराइव करवा दिया गया है जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम था, तब उसका कैपेसिटेंस ये फॉर्मूला आया था। और हमने बोला था कि हम इस कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करें, तो मीडियम चेंज करके देखेंगे, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस के बारे में हम चेंज क्यों नहीं करते वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये नोटिस कर लें कि अब तक आप इस कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते थे क्योंकि इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन यहां स्पेशली इस कैपेसिटेंस के लिए मैं सिंबल को सी नॉट लिख रहा हूं। ये सी नॉट जो लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है कि नॉट लगने से, छोटा सा एक सर्कल लगने से ये इंडिकेट हो जाएगा या ये क्लियर हो जाएगा कि प्लेट्स के बीच में मीडियम, नॉट क्या होता है, कुछ नहीं, कोई मीडियम नहीं है, यानी एयर या वैक्यूम। और आपको दो तीन जानकारियां जो रिकॉल करनी है पिछले यूनिट या पिछले चैप्टर से या इसी चैप्टर के पिछले आर्टिकल से, वो ये कि फिलहाल इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जो कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्ट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं डायग्राम से शो कर रहा हूं।
सारे एरो नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको पता चल गया है कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पूरे इलाके में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिनोट किया जाएगा ई नॉट से। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहां क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, इसलिए ई नॉट से कंफर्म हो जाएगा कि ई नॉट उस इलाके की इलेक्ट्रिक फील्ड को कह रहे हैं हम जिस इलाके में कोई मीडियम नहीं है, एयर या वैक्यूम है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स बताए गए थे। एक मेथड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ा तो बच्चों ने गॉस थ्योरम में था, लेकिन इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिराइव करते समय फॉर्मूला यूज हुआ था। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड भी बताया गया था। यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो तरीके से बता सकते हो। अगर आपको सिग्मा, जो कि प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो अगर आपको मालूम है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये भी आपको बता दिया था। जितनी ये जानकारी दी जा रही है सब आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ इसलिए दी जा रही है क्योंकि अचानक से ही अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब का रखने के बाद प्लेट्स का कैपेसिटेंस निकालने लगूंगा तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर उनको पिछले आर्टिकल में जाके देखना पड़ेगा, पिछले लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा, और वहां से जबरदस्ती कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो कि हर बच्चा कर नहीं पाएगा शायद। तो क्योंकि क्लास में पढ़ाते समय अगर डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता था तो ये कनेक्टिविटी बतानी जरूर पड़ती थी। तो ये सारी बातें ध्यान से रिकॉल कर लें, ये सब आपको बताया जा चुका है। यहाँ सिर्फ डायरेक्टली आमने सामने दिखे, फर्क दिखाई दे, इसलिए कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ साइड में नोट कर रहा हूँ। तो पहली चीज आपने क्या बोला, प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई जिसको हमने ई नॉट से डिनोट किया। प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस डी, प्लेट्स का एरिया ए, और उस प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सी नॉट से डिनोट करेंगे जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू आप दो तरीके से निकालते थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी और वी बाई डी से भी। वी बाई डी में वी, कैपिटल वी, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता था, और स्मॉल डी इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस को, किसी भी दो जगह के पोटेंशियल डिफरेंस को उन दो जगहों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी ना आप, अच्छा रहेगा कि वी नॉट से डिनोट कर दो। बुक में ये सब चीजें और नोट्स में ये सब चीजें अलग से समझाई नहीं गई हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसको समझाने के लिए वो ऐसा सोचते हैं कि ये तो बच्चे पहले से ही जानते होंगे। तो जो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है, और ये नॉट जहां जहां लगा है ये इस बात को शो करता है कि प्लेट्स के बीच में मीडियम, एयर या वैक्यूम। ये सारी बातें आपको पहले से क्लियर हो तो अब आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब देखें, इसी कैपेसिटर को मैं फिर से बना रहा हूं यहां, और एक प्लेट यहां दोबारा बनाता हूं। थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ता है तो डायग्राम अच्छा बनेगा। ये बना दी मैंने दूसरी प्लेट, और सब कुछ वैसा ही कर रहा हूं मैं। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज।
प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना, d अभी भी, ये प्लेट अभी वही अर्थिंग, एरिया दोनों का a है ही, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन अब यहां पर मैं प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब फिलअप कर रहा हूं। ये जो आप ग्रीन कलर का रेक्टेंगल देख रहे हो, असल में ये एक क्यूबॉइड शेप का स्लैब है। स्लैब समझते हैं ना, ब्रिक जैसा चीज, ब्रिक से थोड़ा पतला और थोड़ा और वाइड साइज का। और इस स्लैब की जो थिकनेस है, यानी ये चीज, वो टी है। और ये स्लैब किसका बना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक। आपको बताया था 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं नेचर में, मेटालिक कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। हम सीधा डाइलेक्ट्रिक से शुरू कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर और इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो आपको बाद में डिस्कस करके बताया जाएगा। उसमें बच्चे भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ 1-2 टास्क बच्चों को देंगे, वो टास्क अगर आप अपने आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब गौर से देखें, इस स्लैब के रखने के बाद प्लेट्स के बीच में 2 अलग अलग इलाके या रीजन्स डेवलप हो गए हैं। एक तो अभी भी खाली वाला इलाका है, ये वाला और ये वाला, थोड़ी जगह खाली है ना, इधर भी और इधर भी। और एक इस इलाके में जहां पर स्लैब आ गया। ठीक है जी, ये मैं ऐसे शेड बना देता हूं तो और अच्छा लगेगा कि इस इलाके में पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने घेर लिया है पूरी जगह को। और इसी वजह से, स्लैब के घेरे जाने की वजह से, अब इस दोनों प्लेट्स के बीच में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी डेवलप हो गई हैं। खाली वाली जगह पर, यानी जहां मैं ये इस जगह पॉइंटर लगा रहा हूं, ये वाली जगह और ये वाली जगह, यहां पर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ही है। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो गई है E। और ये E कहां से आई है वो मैं बच्चों को याद दिला दूं। E जो है वो E0 माइनस EP था। और E0 आपको पता है खाली जगह वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और EP होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इस कहानी में नहीं जाएंगे, कहानी बहुत डिटेल में समझाई थी, बहुत पूरा टाइम लगाकर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जानना है तो इससे पिछला लेक्चर देख लें, उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दोबारा याद दिलाने की इसको जरूरत नहीं है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने E0 और EP, यानी आपको याद रखना है कि स्लैब के अंदर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्लैब के बाहर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। और आपको एक फॉर्मूला और बता दें, K एक क्वांटिटी आपको पढ़ा दी थी, जो रेशो होता है E0 और E का। इस K को ही स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। अब अगर इस फॉर्मूले को कंसीडर करें आप, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं यहां बॉक्स में लिख रहा हूं, सिर्फ इन दोनों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से भी निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 V0 बाय D से भी निकाली जा सकती है। V0 प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और D प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो मैं अगर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड तीनों आपस में इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं तो मुझे V0 की वैल्यू क्या पता चलेगी, यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 2
प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच का डिस्टेंस। अब सारा कुछ खेल इस लाइन में छुपा हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस इलाके में दो हैं, कौन कौन सी? इस इलाके की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ई नॉट है, खाली वाले इलाके की, जो मैं रेड कलर से शो किया। खाली वाले इलाके में अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और स्लैब वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई, और वो भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग हैं। तो अगर आपको स्लैब वाले इलाके का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये स्लैब वाले इलाके का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या लिया गया है? टी, क्योंकि स्लैब के इस एंड और इस एंड के बीच में टी डिस्टेंस है और इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो जो ग्रीन कलर से लिखा गया है वो पोटेंशियल डिफरेंस है किस दो जगहों के बीच का? स्लैब के इस पॉइंट, मार्क लगा रहा हूं, और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला है हमने? वी। और वो वी किसके बराबर होगा? इन दोनों जगहों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ई। और ये ई कहां से आई? ये कहानी आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया, सुनाई थी। तो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जिसे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर स्लैब के दोनों एंड्स के डिस्टेंस से, जो कि टी है, मल्टीप्लाई किया जाए तो वी, स्लैब के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। और अब आपको अगर वी नॉट निकालना है, वी नॉट क्या? खाली वाली जगह के इलाके का पोटेंशियल डिफरेंस। पहले भी आपने निकाला था, ई नॉट आया था ई नॉट इंटू डी, क्योंकि पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी और पूरे इलाके का डिस्टेंस डी था। अब ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे इलाके में नहीं है, प्लेट्स के बीच के पूरे इलाके यानी डी डिस्टेंस में नहीं है। ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस रीजन में है? यही जो कॉन्सेप्ट है, यही इस डेरिवेशन का की पॉइंट है, यानी इस डेरिवेशन की चाबी है। अगर ये बात, क्योंकि और यही बात, ये जो चाबी वाली है जो इस डेरिवेशन की, यही बात बुक्स में डायरेक्टली लिखी है। पहली लाइन जो बुक में लिखी होती है मैथमेटिकल, ये सब लिखने के बाद कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं, जिसका एरिया ये है, उनके बीच का डिस्टेंस ये है, और फिर हमने एक स्लैब रखा, और स्लैब रखने के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ प्लेट्स के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने सीधा ये लिखा होता है। बुक में और ज्यादातर नोट्स में और हर जगह कहानी यहां से शुरू होती है, इस लाइन से जो मैंने ब्लू कलर से लिखी है। ये सारी कहानी पहले सुनाई ही नहीं जाती, और ये कहानी जब नहीं सुनाई जाती तो ये वाली लाइन ही बच्चे समझ ही नहीं पाते। तो आपको भी लिखना तो यही है, लेकिन समझना है पहले कि स्लैब रखे जाने से पहले पूरे इलाके में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, और उसकी वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक ही पोटेंशियल डिफरेंस था वी नॉट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करके आया था। लेकिन स्लैब रखे जाने के बाद अब दो इलाके हो गए हैं, एक खाली वाला इलाका, एक स्लैब वाला इलाका। खाली वाले इलाके में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ई नॉट है, ये आपको दिखाई दे रही है, एरोज भी रेड कलर के बनाए, और भरे वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है।
तो दोनों इलाके में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो दोनों इलाके का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। आपने स्लैब वाले इलाके का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया और खाली वाले इलाके का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, जो इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे उस इलाके के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ टी इलाके में है और बचे हुए इलाके में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बचा हुआ इलाका क्या होगा, पूरे डी में से टी को माइनस करेंगे तो दाएं और बाएं बचा हुआ इलाका है। तो बचे हुए इलाके की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को बचे हुए इलाके के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक वाले इलाके का पोटेंशियल आ गया, ये बचा हुआ खाली इलाके का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सिंपल एडिशन कर दिया है। क्योंकि सिंपल एडिशन इसलिए करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी। तो बुक में कहानी शुरू होती है स्लैब रखने के बाद, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्लैब इज गिवन बाय दिस, बट व्हाई इट इज गिवन बाय दिस ये कहानी कहीं किसी किताब में समझाई नहीं। और आप अगर पुराने सारे इसी चैप्टर के डेरिवेशंस को देखोगे तो किसी भी चीज का, चाहे वो मैंने स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना सिखाया हो, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, चाहे मैंने आपको पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना सिखाया हो, सब में पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए निकालने के बाद C इज इक्वल टू Q अपॉन V का फॉर्मूला अप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो भी निकालते हैं उसमें पुट कर देते हैं और आपका कैपेसिटेंस आ जाता है। आपको कोई भी डेरिवेशन याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और याद नहीं करोगे तो भूलोगे भी नहीं। जो चीज आप याद करते हो भूलते भी वही हो, जो याद नहीं किया वो कभी भूल नहीं सकते। मेमोरी में स्टोर्ड चीज ही बहुत दिन तक यूज ना करें तो वो यूजलेस हो जाती है, लेकिन जो चीज समझी हुई है वो कभी यूजलेस नहीं होती। तो लॉजिकल तरीके से अगर आप सोचोगे तो कभी भी यूजलेस नहीं होगा मामला। तो आपने ये जो लाइन लिखी है यही इसका की पॉइंट है, आगे बस इसमें सब कुछ वैल्यू पुट करते जाना है, आपका काम हो जाएगा। आपने क्या निकाल दिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है स्लैब के इलाके में, अंदर स्लैब के भरे हुए इलाके में, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस खाली इलाके में। और हर फॉर्मूला कहां से आया मैंने सारे रीजंस बताए। अब आ जाए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए। यहां E की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से पुट करोगे, और करके लिख देता हूं मैं। E की वैल्यू क्या होगी बताओ, E नॉट अपॉन K। K क्या था वो आपको लास्ट आर्टिकल में, लास्ट उसमें लेक्चर में बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो खाली इलाके वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप इसी फॉर्मूले से E को इस तरफ और K को इस तरफ ट्रांसफर करके E की वैल्यू निकाल सकते हो। तो और करके मैं यहाँ लिख देता हूँ V इज इक्वल टू, मैंने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल इसलिए किया है जिससे बच्चों को पता चले। बाकी डेरिवेशन जब स्कूल में आएगा एग्जाम में लिखने के लिए आपको ये अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भी वैसे ही करना जैसे हमें सब पता है। तो कैपिटल V इज इक्वल टू E की जगह आप क्या पुट करोगे, E नॉट बाय K, और साथ में T है प्लस E नॉट ब्रैकेट में D माइनस T। ओके जी, हो गई बात। अब चलते हैं अगली लाइन पर। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, E नॉट, तो यहां लिख देता हूं V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगा रहा हूं, T बाई K प्लस यहां से E नॉट कॉमन लेंगे, यहां ब्रैकेट एक और लग रहा है D माइनस T। सिंपल, मजा आया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल तक की बात लॉजिकल समझने की थी जो किताब में नहीं समझाई, बाकी सब कुछ इधर उधर के फॉर्मूलों की हेरा फेरी है बस। इस E नॉट की वैल्यू आप यहां से दोबारा जानते हो, एक E नॉट की वैल्यू आपने ये लिखी थी वो यहां यूज हो गई, बची हुई E नॉट की ये भी वैल्यू होती है E नॉट की सिग्मा की टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, तो आपने ये पुट कर देनी है। ये लो जी, E नॉट की जगह क्या पुट करोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा नहीं बनता तो मैं मिटा के बना देता हूं,
इसमें क्या बात है, ये लो जी, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया आपने ई नॉट की वैल्यू टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है जी, बाकी सब एज इट इज कर दिया। अब सिग्मा, ये लो जी, सिग्मा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रहा, सब कुछ है दाएं बाएं, मैंने इसीलिए पहले लिख दिया था। सारे इंग्रेडिएंट्स ये डिश बनाने के लिए एक साथ यहीं पर दाएं बाएं कहीं पड़े हैं, ढूंढने पड़ेंगे बस कौन से डब्बे में क्या है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे चलते रहेंगे। क्यू बाई ए प्लेट्स का एरिया है, याद है, बोलो हाँ, ये लो जी टी बाई के, बाकी सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। चलता रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, अब आपको क्या करना है, गौर से देखें फॉर्मूला। आपको एक फॉर्मूला कैपेसिटेंस के सबसे पहले दिन पढ़ाया गया था, Q इज इक्वल टू CV। जब हम पहले बोलते थे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना आप किसी चीज पर चार्ज स्टोर करेंगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा देते थे तो Q इज इक्वल टू CV हो जाता था। तो इससे C की वैल्यू क्या बनती थी, Q अपॉन V। किसी भी चीज का कैपेसिटेंस निकालने के लिए उस पर स्टोर किए गए चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो कैपेसिटेंस। यही काम हम यहां करेंगे, लॉजिक कर देते हैं। कैपेसिटेंस C, यहां C से डिनोट कर रहे हैं, इस पहले ही हमने खाली वाली जगह की कैपेसिटेंस को C नॉट बोल दिया था। ये नॉट मुझे ठीक नहीं लग रहा, दोबारा बनाऊंगा। ये लो जी, C नॉट बोल दिया था, छोटा बनना चाहिए, अभी भी मजा नहीं आया, ये नॉट ने परेशान कर दिया। ये लो, अब ठीक है। तो अब आपके पास C नॉट वो कैपेसिटेंस था जब प्लेट के बीच में जगह खाली थी, एरिया एयर और वैक्यूम था। अब C वो कैपेसिटेंस है जब स्लैब रखने के बाद का। क्या फॉर्मूला है C का, Q अपॉन V। अब V तो आपने अभी फाइंड आउट किया है, चिपका दो इस वैल्यू को यहां, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की जगह क्या लिखूंगा मैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा V यहां चिपकाना है इस V की जगह, और ब्रैकेट में क्या है, T बाई के प्लस ब्रैकेट में फिर से D माइनस T। ये लो जी, चिपकाया। अब कटिंग शटिंग कर लें, लो जी कटिंग शटिंग कर लेते हैं, ये Q और ये Q, और ज्यादा इसमें कुछ कटिंग शटिंग हो नहीं पाएगी। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला दिखाते हैं। फॉर्मूला बनेगा जी आपका C इज इक्वल टू, ये जो ये A एप्सिलॉन नॉट है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट T बाय K और प्लस ब्रैकेट में D माइनस T। ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जब प्लेट्स के बीच में कोई स्लैब, वो भी डाइलेक्ट्रिक का रख देते हैं, तो जब तक स्लैब नहीं रखा तो आप कैपेसिटेंस ऐसे निकालोगे, खाली एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ द प्लेट्स और डिस्टेंस। लेकिन जब स्लैब रख दिया जाएगा तब आपकी कैपेसिटेंस ऐसे फाइंड आउट होगी, जिसमें A क्या है, प्लेट्स के बीच का, प्लेट्स का एरिया, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं जगह, स्मॉल a क्या है, प्लेट्स का एरिया, और एप्सिलॉन नॉट तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है, T जो है वो स्लैब की थिकनेस है,
यानी कितना इलाका स्लैब ने घेर लिया प्लेट्स के बीच में, वो टी है। और डी जो है वो प्लेट्स के बीच का पूरा डिस्टेंस है, और के इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक बात है जी। लेकिन इस फॉर्मूले को देखकर अभी आपको डायरेक्टली कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा कि स्लैब रखने से असल में फायदा क्या हुआ। ये आपको इस फॉर्मूले का ही सिर्फ यूज करोगे तो ये पता चलेगा कि स्लैब रखने पर फायदा कब पता चलेगा, जब आपको रियल में ए एप्सिलॉन नॉट टी के डी माइनस टी वगैरह के वैल्यू शैल्यू दे रखे होंगे, तब आप इस तरीके से कैपेसिटेंस निकालोगे। या और जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा कैपेसिटेंस तब निकालोगे, उन वैल्यू को कंपेयर करोगे, देन यू विल रियलाइज, तब आपको समझ में आएगा अच्छा स्लैब रखने पर क्या हुआ। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि स्लैब रखने पर असली में क्या होता है यहीं डायरेक्टली, तो मैं एक तरीका बता देता हूं। तरीका ये है कि हम पहले थोड़ा सा नीचे जाएं और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, इस फॉर्मूले का, और उसके लिए थोड़ी यहां पर जगह खाली कर दें जिससे कंपैरिजन हो जाए। जगह खाली होने से ये अभी फिलहाल के लिए गायब हो गया, बट रिवाइंड में आपको ये दिख जाएगा अगर किसी को नोट शोट करना हो तो, नहीं तो नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, रिवाइंड करके पॉज करके भी कर सकते हो। ये जगह खाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये फॉर्मूला असली में कंपेयर करके दिखाने में तभी मजा आएगा। तो लो जी, जगह हो गई खाली। अब ये फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखो ये फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T बाय K, T बाय K प्लस ब्रैकेट में D माइनस T। इसी सेम फॉर्मूले को मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यहां लिखने के बाद एक कंडीशन में बोलता हूं कि अगर मैं कहूं कि इस स्लैब ने प्लेट्स के बीच का सारा इलाका फिलअप कर दिया है, यानी ये स्लैब प्लेट्स के बीच के सारे इलाके में आ गया, और इस स्लैब का ये वाला जो हिस्सा है वो यहां पर टच कर जाए और ये वाला हिस्सा यहां पर टच कर जाए, बिल्कुल कोई जगह खाली ना बचे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों ने मैच बॉक्स जरूर देखा होगा, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसने मैच बॉक्स नहीं देखा। उस मैच बॉक्स में ध्यान देने वाली बात है कि जो अंदर डब्बी स्लाइड करती है जिसमें मैच स्टिक्स होती हैं, तीलियां होती हैं माचिस की, वो उस बाहर वाले कवर से हल्का सा ऐसा छोटा होता है कि वो उसके अंदर जब स्लाइड करके जाता है तो मैच बॉक्स की दोनों उन दीवारों को टच करता है जिन दीवारों पर वो बाहर मसाला सा लगा होता है जिस पर आप तीली रगड़ते हो। ये मेरा इमेजिन किया हुआ एग्जांपल है कि आपको ये स्लैब इन दोनों प्लेट्स में इस तरह इंसर्ट करना है, फिट करना है कि हल्का सा भी कम ना रहे। अब अगर आप ध्यान से देखो, वो जो मैच बॉक्स है उसमें अंदर की डिब्बी हल्की सी भी छोटी रह जाए ना, तो जैसे ही मैच बॉक्स को आप हाथ में लोगे वैसे फिसल के बाहर को गिर जाएगी, और वो अंदर जो डब्बी है जिसमें तीलियां हैं वो हल्की सी बड़ी बन जाए। जब गत्ते की डब्बी बना रहे होते हैं तो बाहर का कवर अलग बन रहा होता है, डब्बी अलग बन रही होती है, बाद में उसमें मैच स्टिक रख के उसके अंदर फिट करके पैक करके भेज देते हैं। अगर वो डब्बी हल्की सी भी बड़ी बन जाए तो वो डब्बी उसके अंदर कभी स्लाइड नहीं होगी। तो आपको ये जो स्लैब है ये इन दो प्लेट्स के बीच में इस तरह स्लाइड करना है जैसे वो अंदर की डब्बी माचिस के बाहर के कवर में बिल्कुल फिट होके स्लाइड होती है। और ऐसा फिट होके स्लाइड होएगा अगर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक का स्लैब, तो D की वैल्यू T के बराबर हो जाएगी। यहां एक लाइन लिखनी होती है, इफ द स्लैब कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अगर स्लैब एक पूरी खाली जगह भर ले तो D की वैल्यू T के बराबर हो जाती है।
और d की वैल्यू अगर t के बराबर हो जाती है तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसमें d माइनस टी में यहाँ भी t की जगह भी d आ जाएगा या d की जगह t आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यू सेम होने पर ये माइनस साइन करके यहाँ 0 आ जाएगा। और ये t की जगह आपको d लिखना पड़ेगा, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ क्या लिखोगे आप, d लिखोगे d अपॉन क्या लिखा है यहाँ k। ये इतना पोर्शन प्लस के आगे का ये तो गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, d माइनस टी है और d की जगह t लिखेंगे, ये गायब। और इस t की जगह आपने t की इज इक्वल टू d रख देना है, नीचे k तो रहेगा ही, और ये k डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो और करके मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू k c इज इक्वल टू k, ये k ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और यही जानने के लिए, यही चीज करने के लिए ये फॉर्मूला आपको कराया जा रहा है। अब आपको देखने से एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से क्या होता है। तो उसके लिए अब बिल्कुल स्पेशल फॉर्मूला और स्पेशल मेहमान आ रहा है। वो स्पेशल फॉर्मूला और स्पेशल मेहमान है ये कि C की वैल्यू, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू C के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ लिखता हूं दोबारा, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आई है, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये यहां देखो, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, C नॉट के। तो आप इस पूरे वैल्यू को C इज इक्वल टू के C नॉट लिख सकते हो। और जब आप C इज इक्वल टू के C नॉट लिखोगे तो क्या होगा, ये बताएगा कि C नॉट तब की कैपेसिटेंस थी जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, और जब कुछ नहीं था उस कैपेसिटेंस का K टाइम्स हो गई है नई कैपेसिटेंस, जब प्लेट्स के बीच में फिल कर दिया है सारा इलाका डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने। ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये जो अभी आपने फॉर्मूला सीखा था, ये रहा, ये फॉर्मूला आपको पूरी जानकारी यहाँ नहीं दे रहा था। हाँ, मैंने बताया वैल्यू रखने के बाद यहाँ की कैपेसिटेंस आती और यहाँ वैल्यू रखने के बाद कैपेसिटेंस आती, तो उन्हें देख के आप वैल्यू के हिसाब से अंदाजा लगाते, अच्छा कैपेसिटेंस में फर्क तो आया है, ज्यादा हुई है कम। लेकिन अगर पूरा इलाका स्लैब से भर दें तो आपको यही फॉर्मूले में ही क्लियर हो जाएगा कि स्लैब पूरा इलाके का भरने के बाद, यानी पूरे प्लेट्स के रीजन को स्लैब से भरने के बाद जो नई कैपेसिटेंस आती है, जिसको हम C बोल रहे हैं, वो पुरानी कैपेसिटेंस के K टाइम्स हो जाती है। और आपको कल मैंने एक बात बताई थी, यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ क्या लिख रहा हूं, वेयर K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, मतलब 2, 3, 4, 5। तो लेट अस सपोज आपने, और K की यूनिट नहीं होती कोई, K एक प्योर नंबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो K एक सिंपल प्योर नंबर है। मान लो K की वैल्यू 5 है, इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब कुछ नहीं था तो जो कैपेसिटेंस आती थी प्लेट्स के बीच में स्लैब रखने के बाद, अगर उस स्लैब का K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब K, अगर वो 5 है तो नया कैपेसिटेंस पुरानी कैपेसिटेंस के 5 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर आप प्लेट्स के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दो, जितना उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, नई कैपेसिटेंस पुरानी कैपेसिटेंस के उतने टाइम्स आ जाएगी। यानी न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स
सी नॉट, और के क्योंकि 1 से हमेशा बड़ा होता है तो 2, 3, 4, 5 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाती है जब आप प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हो। तो ये आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां तक आपको प्रूव करके दिखाना है और स्टेटमेंट लिखना है। नोट्स में पूरा लिखना कैसे है, लैंग्वेज नोट्स में लिखी है, लेकिन वो नोट्स की लैंग्वेज पढ़ने पर मैथमेटिकल पोर्शन समझ नहीं आता। उस मैथमेटिकल पोर्शन को समझने के लिए ही आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है या ये लेक्चर देखना पड़ता है। कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब, अगर फेस टू फेस कोचिंग ज्वाइन करोगे तभी भी मैं वहां पर यही लिखूंगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो जो फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर देख लें, वहां पर भी यही लिखा जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि स्लैब रखने से कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है, और वो भी कौन सा स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये डेरिवेशन तो मैंने बताया ही बच्चों को कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने के लिए एग्जाम में ऐसा पूरा सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, और उसमें क्या क्या लैंग्वेज लिखनी है वो नोट्स पढ़ लेना एक बार, और उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करना। ऐसे 5 बार लिख के ट्राई नहीं करना कि 5 बार लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे लिखना आ जाए। एक बार ढंग से समझना। 5 बार लिखने वाला मैंने बताया चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड लेबर नहीं करना है बच्चों को, ठीक है जी। लेबर बनने की कोचिंग नहीं दी जा रही यहाँ पे, अफसर बनने की दी जा रही है। काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं वही तो बनोगे। जबरदस्ती पढ़ाई अच्छी करके नीचे का काम थोड़ी करेगा कोई भी। तो इसलिए मैं छोटा बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन जिस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है वही चीज आगे लाइफ में बनोगे। तो ये आपको एक बार लिखकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। लिखकर प्रैक्टिस करने से मतलब है एक बार समझ के अच्छी तरह बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस, और वो लिख लिख कर नहीं, समझ कर करनी है। और आज के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, जो ये सारा प्रोग्राम मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए किया है वही सारा प्रोग्राम आपको कंडक्टिंग स्लैब के लिए करना है। आपको फाइंड आउट करना है और मुझे भेजना है, फाइंड आउट करके कॉपी में करके फोटो खींचकर भेजना है मुझे। जैसे मैं आपको फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, सारे बच्चे मुझे भेज सकते हैं आंसर, ठीक है। क्या भेजना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक के बजाय कंडक्टिंग स्लैब, मेटल स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। और ये जो सारा कुछ किया है, और ये करने के लिए क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मेटेलिक स्लैब प्लेट्स के बीच में रखने पर उस मेटेलिक स्लैब के अंदर क्या चेंज हुए थे ये आपको पढ़ाया जा चुका है। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद क्या चेंज हुए थे वो पढ़ने से आप ये फाइंड आउट करते हो, ऐसी मेटेलिक स्लैब के अंदर क्या चेंज हुए थे वो आपको आता है। प्रोसीजर यही अप्लाई करना है। जो बच्चे मुझे इसका आंसर भेजेंगे और फोन पर डिस्कस करेंगे, अगर उनका गलत भी होगा तो उनको बता दिया जाएगा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कौन कौन इसको, गलत हो या सही, करना सबको है। गलत वाले का भी अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो उसका फोटो खींचकर भेजो, सही लगता है तो भी फोटो तो खींचकर भेजना ही है। वो पार्ट में सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा जिन्होंने मुझे फोटो खींचकर भेजा होगा। तो आज का टास्क समझ गए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। वही सब कुछ करना है। पहले एक कम थिकनेस का, जो पूरा ना भरे वैसा कंडक्टिंग स्लैब रख के सब कुछ ऐसे निकालना है। प्रोसीजर वही है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला करो हमेशा, ये की पॉइंट बता रहा हूं। जब भी किसी चीज का कैपेसिटेंस निकालना है पहले उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला करो, और फिर कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q/V, चार्ज ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस नीचे, कैपेसिटेंस अपने आप आ जाएगी कैंसिल होके। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ये लॉजिक्स याद रखने हैं। तो इसका आंसर भेजेंगे। एक टॉपिक आखिरी बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा यूनिट भी खत्म हो जाएगा, टॉपिक भी। वो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अब आपको कैपेसिटर के बारे में हर चीज सिखा दी गई है 12th लेवल तक की। सिर्फ एक से ज्यादा कैपेसिटर जब आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तब क्या होता है वो सीखना बाकी है। तो वो सीखेंगे हम अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए आज का टास्क करके भेजें और गुड बाय एंड टेक केयर।